गुड आफ्टरनून सिविल सेकेंड ईयर। वेलकम टू आरआईटी ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछली क्लास में हमने प्रतिबल माने कि स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था और इसके टाइप्स पढ़े हुए थे कि स्ट्रेस होता क्या है और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो आज चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और इसमें पढ़ेंगे स्ट्रेन मतलब कि विकृति। जैसा कि आपको चैप्टर के नेम के बारे में पता है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो आज हम लोग स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेन जिसे हिंदी में हम विकृति कहते हैं, तो हम इसे इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जब हम कोई फोर्स लगाते हैं, बाहरी फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे और उसकी डायमेंशन में अगर चेंज होता है, उस बॉडी की डायमेंशन में हमारे फोर्स लगाने, बाहरी फोर्स लगाने से अगर चेंज होता है तो उसकी लंबाई में जो चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेन कहेंगे, विकृति कहेंगे। तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है डिफॉर्मेशन पर यूनिट डायमेंशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज स्ट्रेन व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी। तो इसको हम विकृति को ई से डिनोट करते हैं और इसमें लिखते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, आकार में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आकार जो भी इसका था। ठीक है, तो डेल एल अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा एल मतलब डेल्टा एल क्यों लिख रहे हैं? डेल्टा एल हम इसलिए लिख रहे हैं कि जो चेंज इन लेंथ हुआ है, जो चेंज इन लेंथ हुआ है उसे डेल्टा, बहुत छोटा सा चेंज हुआ होगा ना, तो उसे डेल्टा से डिनोट कर रहा है, डेल्टा एल। और ओरिजिनल लेंथ को हम एल से डिनोट कर रहे हैं। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि एल जो उसकी डायमेंशन होगी वो आपस में कट जाएंगी, तो इसकी कोई सी भी डायमेंशन नहीं होती इस ट्रेन की। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इसके टाइप्स में कि विकृति के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो विकृति जो होती है वो पहली होती है तनाव विकृति। आपको जैसा आपने स्ट्रेस के बारे में प्रतिबल में पढ़ रखा था, विकृति भी या स्ट्रेन भी आपके टेंसाइल स्ट्रेन होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन, जैसा आपने उसमें पढ़ रखा था। टेंसाइल फोर्सेस के कारण जो लंबाई में परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। कंप्रेसिव के कारण जो परिवर्तन होगा उसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेन कहेंगे। और शियर फोर्सेस के कारण जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे? शियर स्ट्रेन कहेंगे। ठीक है, तो इसे डेल एल अपॉन एल से लिखा जाता है, डिनोट करा जाता है। तो लेकिन टेंसाइल यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो जो चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल फोर्स। ठीक है, टेंसाइल तनाव फोर्स के कारण जो पहला आपका होगा, जो चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे? तनाव विकृति कहा जाएगा। इसके नेक्स्ट चलते हैं कि इसके कुछ और टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि पहला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आयतन विकृति। ठीक है, तो आयतन विकृति क्या होती है कि इसे हमने क्या कहा कि ये है आपकी चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जैसे कि अभी तक क्या था, लेंथ के सापेक्ष हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी कोई ब्लॉक है, उसमें कई टाइप के फोर्सेस लगे हुए हैं, जैसे कि टेंसाइल फोर्स भी लगा हुआ है, कंप्रेसिव फोर्स भी लगा है, शियर फोर्स भी लगा है। तो उसमें पूरे आयतन में कुछ ना कुछ एक बड़ी क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा। मतलब कि कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण वो अंदर को चले जाएगा, लेकिन उस जो डाया होगा वो चेंज हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेस के कारण वो बाहर की तरफ खींचेगा। तो उसमें कई सारे फोर्सेस लगे होते हैं, तो उसके पूरे क्या होता है? वॉल्यूम में ही चेंज आ जाता है। तो इस वॉल्यूम में चेंज आने को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप लोगों ने देखा है कि हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और उसी डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में ही अगर आपके क्या हो जाए? विकृति हो जाए, मतलब कि स्ट्रेन हो जाए फोर्स के डायरेक्शन में, तो आप क्या उसे क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे। ठीक है, और जब आपका क्या हो कि आप किसी बॉडी में किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका स्ट्रेन हो, मतलब कि चेंज इन लेंथ हो। ठीक है, उसका जो चेंज हो वो उस डायरेक्शन में ना हो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, बल्कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? लेटरल स्ट्रेन कहेंगे। तो यहाँ पर से आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लॉन्गिट्यूडनल को हम हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति और लेटरल को हम हिंदी में कहते हैं पार्श्व विकृति। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा कि आपका
चेंज उसी डायरेक्शन में होगा जिसमें फोर्स लगाया गया है, और जो लेटरल है उसमें क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम हुक्स लॉ, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है ये, जिसमें कहा गया कि एक इलास्टिक लिमिट में, इलास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट आप सभी को पता है कि इलास्टिक लिमिट होती क्या है। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जहाँ से कोई भी वस्तु वापस अपनी जगह पर, मतलब दोबारा से अपने उस शेप में नहीं आ पाती है, वो लिमिट आ जाती है, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर वो कह रहा है कि जितना भी जो भी स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। तो स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया। अब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, तो आपको ये बीच में प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इक्वल्स टू लाना है, तो एक कांस्टेंट इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हुक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को हम लिखते हैं कांस्टेंट, हुक्स कांस्टेंट बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो इसे अब किसी भी पदार्थ के लिए जो आपके हुक्स कांस्टेंट है वो निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब कि जो हुक्स कांस्टेंट है वो आपके नीचे जो दिए गए हैं इनके आधार पर आपको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि रेशियो टू द डायरेक्ट स्ट्रेस, चाहे वो कैसा भी हो आपका, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव, टू द स्ट्रेन इज़ नोन एज यंग मॉडुलस। मतलब कि आपका जो हुक्स कांस्टेंट है वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है यंग्स मॉडुलस, दूसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीसरा है बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट स्ट्रेस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल आपके स्ट्रेन के इन दोनों के जो रेशियो होगा उसको आप क्या कहोगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो E इक्वस टू हो जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये न्यूटन पर mm² इसकी यूनिट हो जाएगी। इसके नेक्स्ट हम चलते हैं, जो मैंने आपको नया कांस्टेंट बताया था वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहता है कि द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन, जहाँ पर अब बात आ जाती है शेयर फोर्सेस की। तो शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हिंदी में कहा जाता है कर्तन मापांक, ठीक है। तो इसे कैपिटल जी से डिनोट करा गया है, कैपिटल जी बराबर शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, मतलब कि कर्तन कर्तन प्रतिबल अपॉन कर्तन विकृति, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बल्क मॉडुलस, जिसे हिंदी में कहा जाता है आयतन मापांक। तो आयतन मापांक क्या कहता है कि नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब कि रेशियो किस चीज़ का, नॉर्मल स्ट्रेस का, किसके साथ, आपका आयतन मापांक, आयतन विकृति के साथ, ठीक है। तो के, इसे कैपिटल के से डिनोट करा गया है और इसे लिखा जाता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जैसा कि यहाँ पर आपको शो करा गया। इसके नेक्स्ट चलते हैं हम पॉइजन रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होते हैं, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो आपने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब जैसा कि आपने देखा होगा कि किसी छड़ में अगर हम किसी रॉड में अगर फोर्स लगाएंगे तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, लेकिन उसका जो डाया होगा वो कम हो जाएगा। आम आम वाली बात है कि किसी भी बॉडी में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, कि नीचे को फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके डाया कम हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगी। तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी होगा और लेटरल स्ट्रेन भी होगा, मतलब कि अनुदैर्ध्य विकृति भी होगी और पार्श्व विकृति भी होगी। तो जो अनुदैर्ध्य विकृति होगी, मतलब कि उसके लेंथ में अगर चेंज हो रहा है, वो बढ़ रही है, तो पॉजिटिव होगी, और डाया अगर कम हो रहा है तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसके लिए पॉइजन्स ने एक अनुपात लिया जिसे कहा गया पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, पॉइजन का अनुपात। तो उसने कहा कि अनुदैर्ध्य विकृति, मतलब कि जो आपका लेटरल स्ट्रेन है, और उसने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो उसे 1/m के बराबर रखा। 1/m बराबर लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और m एक कांस्टेंट होता है
जिसका मान पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है। मतलब m क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू जो आती है वो 3 से 4 के बीच में आती है। जनरली 0.2, मतलब इन पदार्थों का पॉइजन अनुपात क्या होगा, 3 के मध्य होगा, मतलब कि 2.25 से 0.23 के बीच होगा। तो इसे कहा जाता है पॉइजन्स रेशियो। इसके बाद हम न्यूमेरिकल में चलते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल आपके स्ट्रक्चर का, इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी। तो जो मैं इम्पोर्टेंट टिक करूँ कहता हूँ तो उसे आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। तो ये है आपका कि इसमें आपको बताया गया है कि एक मेंबर है जिसकी लंबाई 5 मीटर है और डाया उसका है 50 mm। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो मेंबर कैसा है, आपकी रॉड है कोई, क्योंकि डायामीटर दिया हुआ है 50 mm। तो अब यहाँ पर आपने उस लिखा हुआ है कि उसमें 100 किलो न्यूटन का एक लोड लगा हुआ, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, एक तो स्ट्रेस बताना है और चेंज इन, मतलब कि उसमें लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है ये बताना है। तो और E यहाँ पर आपको E की वैल्यू दे रखी है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है। तो आपने क्या करा, L लिख लिया 5 मीटर, D लिख लिया 550, इसको चेंज करना चाहो या नहीं। उसके बाद डेल्टा एल मतलब कि जो आपने चेंज इन लेंथ हुई है आपके उस फोर्स के कारण, वो आपको पता नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। P आपको 100 किलो न्यूटन दिया हुआ है। अब आपने सबसे पहले क्या लिखा, स्ट्रेस लिखा। स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता है कि लोड अपॉन एरिया। तो P क्या है, लोड है 100, और एरिया क्या है आपके पास, आपका क्या है, सिलेंड्रिकल है ना ये जो ऑब्जेक्ट है, तो उसका आपने एरिया निकाल लिया π/4 d²। तो π/4 d² करके पाई की वैल्यू 22/7 रखी, इंटू 4 करा और 50 का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर एरिया आपका आ गया 1962.5 mm²। अब एरिया आपका इसमें आ चुका है, तो आपने क्या करा, यहाँ पर से स्ट्रेस निकाल लिया, ऊपर से आपने P/A करके 100 × 1000 क्यों करा, आपने किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर दिया यहाँ पर से, और नीचे एरिया रख दिया 1962.5। उसके बाद आपका जो स्ट्रेस आ गया वो 50.955 न्यूटन पर mm² आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका स्ट्रेस। अब आपको अगला जो टास्क है वो है आपके पास डेल्टा एल निकालने का। तो डेल्टा एल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इनटू लेंथ, ओरिजिनल लेंथ अपॉन कैपिटल ई, मतलब यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर आपने क्या करा कि डेल्टा एल तो ऐसे ही रखे रहे, जो आपका स्ट्रेस आया था 50.955 इंटू एल जो है वो 5000 ले लिया, ठीक है आपने। उसके बाद जो ओरिजिनल लेंथ थी, क्योंकि 5 मीटर दी हुई थी, मीटर को आपने mm में चेंज कर दिया, 5 × 1000, और E की वैल्यू 2 × 10⁵, तो यहाँ पर इन्होंने 000 लिख लिया। तो यहाँ पर से आपकी वैल्यू आ गई है 1.273 mm। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि आपने यहाँ पर स्ट्रेस भी निकाल दिया और चेंज इन लेंथ भी निकाल दी। तो ये है आपके इस प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो आज के लिए क्लास इतना ही, थैंक यू।